आज हम व्याकरण का बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य रचना। वाक्य रचना के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य की जो परिभाषा है वो वाक्य की परिभाषा होती क्या है। तो देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य है सार्थक शब्दों का ऐसा विन्यास जिसका अर्थ स्पष्ट हो। शब्दों का इस प्रकार का मिलन कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने अर्थ को या उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से सुनने वाले तक पहुंचा दे, उसे हम कहते हैं वाक्य। वाक्य के अंतर्गत शब्द जो है वो बिल्कुल सार्थक होना चाहिए। उनका जो विन्यास है, उनका जो क्रम है, वो क्रम इस प्रकार हो कि उसका अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट हो सके, उसे कहते हैं हम वाक्य। ये सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित रूप होता है। इसे हम व्यवस्थित रूप भी कह सकते हैं, विन्यास भी कह सकते हैं, या सार्थक शब्दों का ऐसा क्रम जिसका कुछ न कुछ अर्थ प्रकट होता हो, जो कुछ न कुछ अर्थ देता हो, उसे हम कहते हैं वाक्य। ये हुई वाक्य की परिभाषा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य के तत्व कि वाक्य जो होता है, इस वाक्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो देखिए, वाक्य के तत्व जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य के तत्वों के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आता है सार्थकता। सार्थकता से तात्पर्य है कि जो वाक्य है उस वाक्य के अंतर्गत सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए। वाक्य के जो हम तत्व पढ़ रहे हैं, उन वाक्य के तत्वों में नंबर 1 है सार्थकता। सार्थकता से आशय है कि वाक्य जो है, इस वाक्य के अंतर्गत जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल सार्थक शब्द हो। कोई भी शब्द जो है वो निरर्थक न हो। इसके बाद नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं आकांक्षा। इसका अर्थ होता है इच्छा, और इसका आशय यह है कि जो वाक्य लिखा गया है उस वाक्य को पढ़ने से किसी प्रकार की, या यूं कहें कि उससे जुड़े हुए किसी दूसरे वाक्य को या उससे जुड़े हुए किसी शब्द को सुनने की हमारी इच्छा जागृत हो, उसे हम कहते हैं दूसरा तत्व आकांक्षा। जैसे उदाहरण देखिए, ये वाक्य लिखा गया काम कर रहे हैं। अब ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये वाक्य काम कर रहे हैं, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण न होकर अपूर्ण वाक्य है। अब इस वाक्य के अंतर्गत हम अगर आगे ये शब्द का प्रयोग कर दें कि सभी काम कर रहे हैं, तो यहां तक काम कर रहे हैं तो अपने आप में आकांक्षा तत्व, कौन काम कर रहे हैं, ये इस तरह का प्रश्न है। और ये प्रश्न होने के कारण यहां पर ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, और इसके आगे जैसे ही हमने ये शब्द लगाया सभी, तो सभी लगाते ही इस वाक्य के अंदर ये आकांक्षा तत्व की पूर्ति हो गई है। अर्थात वाक्य के जो तत्व हैं, उन वाक्य के तत्वों में नंबर 1 सार्थक शब्द होना चाहिए। दूसरी बात, आकांक्षा तत्व जो है, इस आकांक्षा तत्व की पूर्ति होनी चाहिए। तीसरी चीज हम जो पढ़ते हैं, वो तीसरी चीज है योग्यता। योग्यता से तात्पर्य है कि वाक्य के अंतर्गत जो हमने
प्रयोग किया है या वाक्य के अंतर्गत जो कुछ भी हमने लिखा है वो बिल्कुल सार्थक हो। सार्थक से मतलब है कि जैसा होता है वैसा ही हो। जैसे यहां पर हमने लिख दिया कि राम आकाश में चलना सीख रहा है, तो ये इस तरह का जो वाक्य है, ये राम आकाश में चलना सीख रहा है, तो चलना सीख रहा है, आकाश में सीख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वाक्य के अंतर्गत योग्यता तत्व की कमी है। जैसा होता है उसी प्रकार का प्रयोग हो तभी वो आपका वाक्य कहलाएगा। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है आपके आसक्ति, या उसको कह दें हम निकटता, कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्दों का हमने प्रयोग किया है वो प्रयोग जो किया है शब्द बिल्कुल पास पास होने चाहिए, शब्दों का क्रम बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाक्य है कि मैं, फिर बहुत दूर वाक्य लिखा निबंध, फिर लिख दिया लिख रहा हूं, तो ये इस तरह आसक्ति, निकटता का संबंध होना चाहिए। मैं यहीं पर आ जाए निबंध लिख रहा हूं, तो ये तत्व भी काम करता है आपके वाक्य के तत्वों के अंतर्गत, कि वाक्य जो है वो उस वाक्य के अंतर्गत शब्द जो लिखे गए हैं वो बिल्कुल निकट निकट हो। तो हमने 1 2 3 4 ये 4 बिंदु पढ़े। पहला पढ़ा सार्थकता, कि वाक्य के अंतर्गत सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा पढ़ा आकांक्षा, आकांक्षा तत्व की उसके अंतर्गत कमी नहीं होनी चाहिए, यानी जो वाक्य बोला गया है उस वाक्य के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए, उस प्रश्न का अपने आप में उत्तर वो दे वाक्य। योग्यता, योग्यता से तात्पर्य ये है कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो प्रयोग इस प्रकार हो जैसा संभव हो। जैसे हमने वाक्य लिखकर बता दिया कि आकाश में चलना सीख रहा है, ऐसा संभव नहीं है। आसक्ति, निकटता हो वाक्य के अंतर्गत। अगला जो वाक्य का तत्व हम पढ़ते हैं वो नंबर 5 है आपके पदक्रम। पदक्रम से तात्पर्य ये है, जैसे ये वाक्य लिखा पढ़ रहा हूं मैं, अब इस वाक्य के अंतर्गत जो क्रम है वो क्रम भंग हो रहा है। इसका सही क्रम होगा मैं पढ़ रहा हूं। तो ये जो वाक्य है ये वाक्य आपका अपूर्ण वाक्य या गलत वाक्य कहलाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, यहां कहें कि ये इसमें कौन से तत्व की कमी है, तो इसमें कमी है आपके पदक्रम की। तो वाक्य के अंतर्गत पदक्रम भी होना चाहिए। और अंतिम जो आता है आपके नंबर 6 पर वो है अन्वय। अन्वय का मतलब है लिंग वचन कारक काल के आधार पर वाक्य पूर्ण होना चाहिए। जैसे वाक्य आ गया आपका कि गाय घास चरते हैं, अब ये वाक्य बिल्कुल अपूर्ण वाक्य है। गाय घास चरते हैं की जगह आएगा आपके चरती है, यानी इसमें जो कमी आ रही है गाय के अनुसार आपको उसका लिंग निर्धारण करना है। तो हमने वाक्य के तत्व पढ़े। वाक्य के इन 6 तत्वों के अंतर्गत सार्थकता कि वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता के बाद आपने पढ़ा आकांक्षा। आकांक्षा के बाद है आपकी योग्यता। योग्यता के बाद आपने पढ़ा आसक्ति या इसी को निकटता कहते हैं। फिर है आपके पदक्रम और फिर है आपके ये अन्वय। तो इस प्रकार ये वाक्य के जो तत्व हैं ये 6 तत्व हैं। फिर से समझ लीजिए इसे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य कहते हैं सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। वाक्य के अंतर्गत सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य के अंतर्गत इस प्रकार का कोई वाक्य प्रयोग में न लिया जाएगा, इस प्रकार का कोई वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा जिसके अंदर आकांक्षा तत्व की कमी हो।
अगला हमने पढ़ा योग्यता, यानी वाक्य जो प्रयोग में लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल यथासंभव हो, असंभव बात उसमें न लिखी जाए कि वह आकाश में साइकिल चलाना सीख रहा है, या इस प्रकार का कोई भी वाक्य जो है वो वाक्य नहीं कहलाएगा, उसमें योग्यता तत्व की कमी है। उसके बाद आपको बताया आसक्ति या निकटता, कि वाक्य के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द बिल्कुल निकट निकट हो, वो शब्द दूर न हो। उसके बाद है पदक्रम। पदक्रम से आशय है कि वाक्य के अंदर जो क्रम निर्धारण है वो क्रम बिल्कुल सही हो, और अन्वय के अंतर्गत लिंग वचन कारक काल के आधार पर इसका निर्धारण किया गया कि जिस प्रकार का आपके आगे लिंग है उसी प्रकार की आपको क्रिया का प्रयोग करना है। ये हुए हमारे वाक्य के 6 तत्व। अब इन वाक्य के 6 तत्वों के अलावा अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, कि एक वाक्य जो होता है उस वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, समझिए इसे। वाक्य जो होता है उस वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 कहलाता है आपका उद्देश्य, और दूसरा कहलाता है विधेय। तो वाक्य में जो कह रहा है वो कहलाएगा उद्देश्य, और उससे संबंधित जो कुछ भी कहा गया है वो सब है आपके विधेय। जैसे उदाहरण देखिए, यहां लिखा राम बाजार जाता है, तो यहां पर जो जाने की क्रिया संपन्न हो रही है बाजार में वो राम के द्वारा हो रही है, तो ये राम इस वाक्य का कहलाएगा उद्देश्य, और इस उद्देश्य के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है ये सब कहलाएगा आपका विधेय। बच्चे पढ़ रहे हैं, वाक्य के अंदर ये बच्चे ये कहलाएगा आपका उद्देश्य, और ये कहलाएगा आपका विधेय। तो इस प्रकार वाक्य में जो कर्ता है उसे कहते हैं हम उद्देश्य, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो तो हो गया आपके उद्देश्य, और जो कुछ कहा जा रहा है वो हो गया आपका विधेय। तो ये पढ़ लिए हमने, वाक्य की परिभाषा हो गई है, आपके वाक्य के तत्व हो गए हैं 6 तत्व, और वाक्य के अंग 2 अंग, एक अंग है उद्देश्य, एक है आपके विधेय। वाक्य में जो कर्ता है कार्य को करने वाला वो आपका उद्देश्य कहलाएगा, और कर्ता के संदर्भ में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कहलाएगा आपका विधेय। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य के भेद, कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आपके हैं ये वाक्य भेद। सबसे पहला आधार जो हम ले रहे हैं वो है रचना। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए, आप रचना के आधार पर वाक्य जो है वो आपके 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे सरल या साधारण वाक्य। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है संयुक्त वाक्य, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। तो देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए कि जहां पर जिस वाक्य के अंतर्गत
एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय। जिसे राम पढ़ता है, इस वाक्य की बात करें तो ये आपका एक उद्देश्य आ गया है और ये आपका एक ही विधेय है। इस कारण जो यहां पर ये वाक्य हो गया है आपका, ये कहलाएगा आपका सरल वाक्य। इसके अतिरिक्त आप देखें, जैसे यहां पर एक और वाक्य लिखा, राम और श्याम पढ़ते हैं। अगर ये इस तरह का वाक्य आ गया है आपके, तब भी आपके ये सरल वाक्य ही है। ये दो कर्ता दो उद्देश्य नहीं है, ये आपका उद्देश्य एक ही है, क्योंकि क्रिया जो है वो दोनों मिलकर एक ही संपन्न कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में भी आपका ये जो वाक्य है, ये वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य ही कहलाएगा। उसके बाद देखिए आप संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दो सरल वाक्य जब किसी संयोजक अव्यय से, संयोजक अव्यय यानी जोड़ने वाले शब्द और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये इस तरह के जो संयोजक अव्यय हैं, उन संयोजक अव्ययों से जब दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसा अभी इससे पहले आपको बताया कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, ये वाक्य अगर आपके है तो ये आपका बिल्कुल साधारण वाक्य है। लेकिन अब इसी वाक्य को दो सरल वाक्यों में विभक्त कर दिया, राम पढ़ रहा है और श्याम पढ़ रहा है। तो अब इस कंडीशन में आपका ये एक सरल वाक्य है, ये भी आपका एक सरल वाक्य है। दोनों सरल वाक्य संयोजक अव्यय और से जुड़ गए हैं। इस कारण यहां पर आपका जो वाक्य कहलाएगा वो कहलाएगा आपका संयुक्त वाक्य। तीसरा है आपका मिश्र वाक्य, कि जब एक प्रधान वाक्य के आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इस कारण इनको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे आप आओगे तो मैं चलूंगा। अब ये आप आओगे इस पर निर्भर कर रहा है तो मैं चलूंगा। तो इस तरह से एक दूसरे पर अगर निर्भर है तो उसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। तो देखिए फिर से समझिए, वाक्य पढ़ रहे हैं हम, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य हमने पढ़े तीन प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कहते हैं जहां एक उद्देश्य और एक विधेय हो। एक उद्देश्य एक विधेय का आपको ध्यान रखना है, वाक्य फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे आप देखिए यहां पर कि मैंने एक वाक्य लिखा सामान्य सा, ये घोड़ा दौड़ा, ये अपने आप में वाक्य है। अब इस वाक्य के अंतर्गत हम कहें कि इसमें उद्देश्य बताइए, तो ये रहा आपका घोड़ा उद्देश्य है और ये दौड़ा ये आपका विधेय है। अब यही वाक्य इस तरह आ गया कि काला घोड़ा तेज दौड़ा। अगर ये वाक्य आ गया है आपके, तब भी आपको ये देखना है कि कर्ता कौन है। ये उद्देश्य है आपका, और उद्देश्य के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है ये सब है आपका विधेय। ये विधेय का विस्तार है, ये आपके उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। आपका ये उद्देश्य है और ये है आपका विधेय।
वाक्य वही कहलाएगा, एक उद्देश्य एक विधेय है, सरल वाक्य। ये आ गया वाक्य कि राजकुमार का काला घोड़ा मैदान पर तेज दौड़ा। तब भी आपको यह देखना है कि ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य के आगे जो कुछ भी कहा गया है ये विस्तार है, ये कहलाएगा आपका उद्देश्य का विस्तार हो गया है। ये सारा उद्देश्य है और ये सारा का सारा ही विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय आते हैं। आपका जो वाक्य, ये भी सरल वाक्य, ये भी सरल है और ये भी सरल है। लेकिन जब दो सरल वाक्यों को और, तथा, लेकिन, किंतु, पर, परंतु इन संयोजक अवयवों से जब जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। और एक प्रधान वाक्य, उसके आश्रित जो अन्य उपवाक्य होते हैं, उसी एक वाक्य के आश्रय में जो वाक्य रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्र वाक्य। और उदाहरण देखिए आप, ये देखिए, राम पढ़ रहा है, किंतु मोहन खेल रहा है। देखिए किस प्रकार का वाक्य है, किंतु से जुड़ा हुआ है, ये आपके हो गया संयुक्त वाक्य। एक दूसरे पर निर्भर, राम ने कहा कि मोहन नहीं आएगा। अब देखिए कि राम ने कहा, इस वाक्य पर ये निर्भर है, इस कारण ये जो वाक्य है ये वाक्य कहलाएगा आपका मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको ध्यान रखने हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हैं। इससे पहले आपको बता दिया कि वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अपना एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, उसे कहते हैं हम वाक्य। फिर वाक्य के तत्व पढ़ लिए हमने कि वाक्य के अंतर्गत सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, आकांक्षा तत्व की उसके अंदर कमी नहीं हो, योग्यता वाक्य के अंदर होनी चाहिए, यानी इस प्रकार की असंभव कोई बात नहीं लिखी जाए उसमें। जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल निकट निकट हो, पदक्रम संबंधी कोई त्रुटि नहीं हो, अन्वय संबंधी कोई त्रुटि नहीं हो, तो वो हो गए आपके वाक्य के तत्व। इसके बाद वाक्य के अंग आपको बताए कि वाक्य जो होता है उसके दो अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है आपके विधेय। वाक्य के अंदर जो कार्य करने वाला है, जो करता है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, उसे कहते हैं हम उद्देश्य। जो कुछ भी कहा गया है वो कहलाएगा आपका विधेय। फिर हमने वाक्य भेद पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं ये। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो, सरल साधारण वाक्य कहलाएगा। जब दो सरल वाक्य और, तथा, किंतु, पर, परंतु इन संयोजक अवयवों से जुड़े हुए रहेंगे उसे कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। और जब एक प्रधान वाक्य के आश्रित अन्य उपवाक्य हों तो उसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। अब इसके बाद जो आपके अन्य आधार पर भेद हैं वो है अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो होता है वो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। नंबर 1,
विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य में क्या होता है कि क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो। क्रिया के होने या करने की एक सामान्य सी बात जहां कही जाए तो उसे कहते हैं हम विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण दिया हमने यहां पर कि मोहन पढ़ रहा है, तो ये जो वाक्य है आपका, ये वाक्य कहलाएगा आपका विधानवाचक वाक्य। दूसरे नंबर पर जो हम पढ़ते हैं वो है निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। इसी का विपरीत, जिस वाक्य में क्रिया के नहीं होने या नहीं करने का, जिस वाक्य में क्रिया के नहीं करने का बोध हो रहा है उसे कहेंगे हम निषेधात्मक वाक्य। जैसे उदाहरण है मोहन नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह का जो वाक्य है ये वाक्य आपके कहलाएगा निषेधवाचक वाक्य। अगला वाक्य तीसरे प्रकार का है आपके प्रश्नवाचक। जैसा कि लिखा हुआ है इससे ही बोध हो रहा है, जिस वाक्य के अंतर्गत किसी प्रकार के प्रश्न को करने का जो बोध हो रहा हो तो वहां पर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे मोहन क्या पढ़ रहा है। इसके बाद नंबर 4 पर जो हम पढ़ेंगे वो है आपके विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, दुख यानी विस्मय से संबंधित, जिस वाक्य में हर्ष, दुख, आश्चर्य इनका बोध होता है उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे वाक्य देखिए, आहा, ये संबोधन चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो ये जो वाक्य है ये कहलाएगा आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। अगले नंबर पर चलेंगे हम, नंबर 5, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक। तो जिस वाक्य के अंतर्गत किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो रहा हो उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आप यहां से जा सकते हैं, ये इस प्रकार जो दी गई है ये अनुमति है आपकी। मेरे लिए एक कप चाय लाओ, ये हो गई आपके आज्ञा। तो वाक्य का बोध देखना है आपको कि जहां सामान्य कथन कहा गया हो, एक सामान्य सी बात कही गई हो कि आज बरसात हो रही है। विधानवाचक बरसात नहीं हो रही है, निषेधात्मक वाक्य। क्या बरसात हो रही है, उसमें अपने आप में प्रश्न, वाह आज तो बरसात हो रही है, विस्मयादि बोधक आ जाएगा। और आज्ञार्थक में आपको यह देखना है कि किसी प्रकार की अगर अनुमति दी गई हो या किसी प्रकार की आज्ञा दी गई हो तो उसे कहेंगे हम आज्ञार्थक वाक्य। अगला जो वाक्य पढ़ेंगे हम नंबर 6 पर वो है आपके इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ये देखना है आपको कि जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद,
शुभकामना ये दिए गए हों, ईश्वर आपका भला करे, तो ये जो वाक्य है कि ईश्वर आपका भला करे, ये अपने आप में एक शुभकामना है। मुझे 10 रुपए चाहिए, इच्छा है। तो इस प्रकार जहां वाक्य में इच्छा हो, आशीर्वाद हो या किसी प्रकार की शुभकामना हो, तो उसे कहते हैं हम इच्छावाचक वाक्य। नंबर 7 पर हम पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, ये 7वें नंबर पर और लास्ट रहेगा। फिर 8वां नंबर हमारा, 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे संदेह। जिस वाक्य के अंदर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त किया गया हो, जैसे शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये वाक्य हो गया। शायद आज बरसात हो जाए, तो जहां पर संदेह, संभवतः ये शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, संभवतः आज बरसात हो जाए। तो जहां पर किसी प्रकार का संदेह बना हुआ है, उसे कहेंगे हम संदेहवाचक वाक्य। और आपके लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। नंबर 8 पर हम पढ़ते हैं संकेतवाचक। जिस वाक्य के अंतर्गत दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ रहता है, या यूं कहें कि एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है, उसे कहते हैं हम संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इस प्रकार का वाक्य जो एक वाक्य है, रचना की दृष्टि से हम बात करें तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत जाता है। तो ये संकेतवाचक वाक्य, एक बात का होना जब दूसरी बात पर निर्भर करता है, तो उसे कहते हैं हम संकेतवाचक वाक्य। ये थे आपके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। इसके अलावा आपको रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य पढ़ा दिए गए हैं। अब अगला बिंदु जो हम पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे।